दोस्तों, दुनिया अजीबोगरीब व्यक्तित्वों से भरी पड़ी है और कुछ लोग तो इतने अजीब होते हैं कि उन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक शख्स की बात आज हम आपसे करने वाले हैं जो न केवल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार थे, बल्कि उनकी कंजूसी के किस्सों ने दुनिया को हैरानी में डाल दिया था। दुनिया के सबसे रईस इंसान होने के बावजूद भी वो मैले कुचैले और फटे कपड़े पहनना पसंद करते थे। यही नहीं, वो टिन की प्लेट में खाना खाया करते थे और कभी कभी उनके शयन कक्ष में बकरियां भी बंधी होती थीं। दुनिया के सबसे नामी गिरामी लोगों के साथ उठने बैठने के बावजूद भी वो भारत की सबसे सस्ती सिगरेट चार मीनार, जिसकी कीमत उस समय 1 पैसा होती थी, पिया करते थे। शायद आपको विश्वास भी नहीं होगा, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के 7वें और आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली की, जिनके कंजूसी के किस्से आज भी लोगों द्वारा आश्चर्य से सुने जाते हैं। एक समय तो ऐसा भी आया था जब मीर उस्मान अली ने पुर्तगालियों से गोवा खरीदने का पूरा मन बना लिया था और शायद इसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि वो हैदराबाद रियासत को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन भारत की इच्छा शक्ति के आगे उनका यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। तो आइए जानते हैं मीर उस्मान अली के जीवन से जुड़ी हुई कुछ हैरान कर देने वाली घटनाएं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। 15 अगस्त 1947 आते आते तमाम संघर्षों के बाद भारत अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी भारत के सामने मुंह फैलाए खड़ी थीं। इसी में सबसे गंभीर चुनौती थी भारतीय रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय। हालांकि ज़्यादातर रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं जो अभी भी असमंजस में थीं, और ये रियासतें थीं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की। इस समय हैदराबाद की गद्दी पर बैठे थे निज़ाम मीर उस्मान अली, जिन्होंने 1911 में हैदराबाद के 7वें निज़ाम के रूप में गद्दी हासिल की थी। हैदराबाद, जिसका क्षेत्रफल उस समय इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसे देशों को मिलाने के बाद भी उनसे ज़्यादा था, अपनी आज़ादी के सपने देख रहा था। निज़ाम उस्मान अली, जो उस समय तक दुनिया के न केवल सबसे अमीर शख्स थे, बल्कि एक ज़िद्दी, तुनक मिजाज, शक्की और अड़ियल व्यक्तित्व के मालिक थे। यही नहीं, टाइम मैगज़ीन ने उन्हें 1937 के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार करते हुए उनका फ़ोटो मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर छापा था। इसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि वो दुनिया के सबसे कंजूस व्यक्तियों में शुमार थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके कपड़ों की वार्डरोब में न जाने कितने बेशकीमती कपड़े होने के बावजूद भी वो हमेशा बगैर इस्त्री किए हुए मैले कुचैले कपड़े पहनना पसंद करते थे। उनकी पीली जुराबें जो वो अक्सर पहनते थे, उनकी भी लास्टिक ढीली हो गई थी और उनकी जूतियाँ भी फटी होती थी। यही नहीं, वो हमेशा एक ऐसी टोपी पहनते थे जो कि 35 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी और उनके बालों की रूसी की वजह से उसमें फफूंदी लग गई थी और किनारों से उसकी सिलाई भी जुड़ी हुई थी। निज़ाम के गैरेज में न जाने कितनी रॉयल्स रॉयस गाड़ियां खड़ी रहती थीं, जिसमें उनकी बेशकीमती सिल्वर घोस्ट भी शामिल थी। पर इसके बावजूद भी वो 1918 मॉडल की एक पुरानी खटारा कार को ही लेकर हर जगह जाया करते थे। निज़ाम के महल में इतने सोने के बर्तन थे कि यदि 200 लोगों की बारात भी अचानक से आ जाए तो भी वो उन्हें सोने के बर्तनों में खाना खिला सकते थे। पर इसके बावजूद भी वो खुद चटाई पर बैठकर टीन की प्लेट में खाना खाया करते थे। वहीं वो मेहमान नवाजी में भी बहुत कंजूस थे। यदि उनके यहाँ कोई व्यक्ति चाय पर आता था तो नौकर 2 कप चाय और 2 बिस्किट ही प्लेट में लेकर आते थे, 1 बिस्किट निज़ाम के लिए और 1 बिस्किट मेहमान के लिए। यही नहीं, यदि कोई मेहमान अपनी सिगरेट बुझाकर छोड़ जाता था तो निज़ाम उसके बट को फिर से जलाकर बची कुची सिगरेट के कश खींचा करते थे। इस सब के अलावा निज़ाम को सफाई से कोई खास लगाव नहीं था। उनका शयन कक्ष किसी गंदी झोपड़ी के कमरे से कम नहीं था, जिसमें न जाने कितना सामान फैला पड़ा रहता था। निज़ाम का शयन कक्ष साल में एक दिन, उनके जन्मदिन के दिन ही साफ़ किया जाता था। निज़ाम के इसी कमरे में कई 100 करोड़ों की दौलत ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती थी। निज़ाम के इसी कमरे की टेबल पर 280 कैरेट का नींबू के आकार का एक हीरा, जिसे जैकब डायमंड कहते थे, जिसकी कीमत उस समय भी 900 करोड़ से ज़्यादा रही होगी, निज़ाम एक पेपर वेट की तरह प्रयोग किया करते थे। यही नहीं, छोटे मोटे हीरे तो फर्श पर यूं ही पड़े रहते थे। निज़ाम ने अपने तहखाने में कई ट्रक खड़े कर रखे थे, जिसमें सोने के बिस्किट भी भरे रहते थे। निज़ाम शायद जानते थे कि यदि उन पर अचानक हमला हुआ
तो वो इन ट्रकों की दौलत को एक गुप्त रास्ते से रियासत के बाहर पहुंचा देंगे। यही नहीं, निज़ाम के पास उस वक्त 20 लाख पौंड से भी ज़्यादा की नकद रकम थी, जिसे वो पेपर में लपेटकर तहखाने में रखा करते थे, जिसमें से हर साल कई हज़ार पौंड के नोटों को चूहे चट कर जाया करते थे। साधारण जीवन जीने वाले निज़ाम के महल में 14,000 से भी ज़्यादा नौकर काम किया करते थे। 3,000 तो महल की सुरक्षा में ही तैनात थे। वहीं 28 लोग तो सिर्फ महल में पानी पिलाने के लिए रखे गए थे। 38 नौकरों को सिर्फ मोमबत्ती स्टैंड को साफ करने का काम दिया गया था। निज़ाम की इस अनोखे स्वभाव के बावजूद भी उस्मान अली हैदराबाद राज्य को एक स्वतंत्र राज्य बनाने का सपना देख रहे थे, और उनकी आंखों में यह सपना किसी और ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने ही डाला था। इसी के चलते उन्होंने विदेशी मदद से हैदराबाद की सेना के लिए हथियार खरीदना शुरू कर दिया था। निज़ाम ने इस काम का जिम्मा एक ऑस्ट्रेलियाई पायलट सिडनी कॉटन को दिया, जिसने भारी मात्रा में गोला बारूद, मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन और राइफलें खरीदी। यही नहीं, वह 5 पुराने लैंकास्टर बमवर्षक विमानों को खरीदने में भी सफल रहा, जिसमें उसने 5,000 पौंड लगाकर उन्हें उड़ने लायक बना लिया था। जून 1947 आते आते निज़ाम उस्मान अली ने हैदराबाद की स्वतंत्रता की घोषणा कर अपनी इच्छा जाहिर कर दी और एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर एक प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा, जिसमें विदेश, रक्षा और संचार को छोड़कर शेष दायित्वों का जिम्मा हैदराबाद के पास रहने की बात की गई थी। लेकिन भारत सरकार ने इस पर यह कहकर पानी फेर दिया कि इसके लिए हैदराबाद को पहले भारत में विलय होना पड़ेगा। हैदराबाद की हथियारों की खरीद और निज़ाम की गोवा को पुर्तगालियों से खरीदकर एक समुद्री रास्ता प्राप्त करने की इच्छा ने भारतीय सरकार के कान खड़े कर दिए। हालांकि नेहरू हैदराबाद के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें यह अंदाज़ा था कि ऐसा करते ही पाकिस्तान इस कार्रवाई का बदला भारत से ज़रूर लेगा और दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हो सकती है। भारत ने माउंटबेटन के भारत से जाने के बाद हैदराबाद को एक आखिरी अवसर दिया, जिसमें उसे जनमत संग्रह की बात की गई, लेकिन निज़ाम ने इसे तुरंत ही अस्वीकार कर दिया। उधर रज़ाकारों के हिंदुओं पर बढ़ते जुल्मों और झूठी अफवाहों ने हैदराबाद की स्थिति को विस्फोटक बना दिया। सरदार पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद को घेर लेने का आदेश दे दिया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। सरदार पटेल ने नेहरू को बिना बताए ही भारतीय सेनाओं को आगे बढ़ने का आदेश जारी कर दिया था, क्योंकि वह हैदराबाद को किसी भी सैनिक कार्रवाई से रोकना चाहते थे। भारतीय सेना के सामने हैदराबाद की 28,000 की सेना ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। इस कार्रवाई में, जिसे सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन का नाम दिया था, कई रज़ाकारों और हैदराबाद के सैनिकों की मृत्यु हुई, पर अंततः सेना का हैदराबाद पर कब्जा हो गया। भारतीय सेना ने निज़ाम के महल पर कब्जा किया तो निज़ाम अपनी करोड़ों की दौलत के साथ मिस्र भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन वो कभी भी अपने विमान तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि भारतीय सेना ने उन्हें पूरा सम्मान देते हुए उन्हें अपने महल में रहने की इजाज़त दे दी थी, जबकि उनके सलाहकारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 25 जनवरी 1950 को भारतीय सरकार और निज़ाम के बीच एक समझौता हो गया, जिसमें भारत सरकार ने निज़ाम को 42 लाख रुपए की पेंशन देने का फैसला लिया, जिसके चलते निज़ाम हैदराबाद के राज प्रमुख की तरह 1956 तक कार्य करते रहे। लेकिन इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक के चलते हैदराबाद को 3 भागों में विभाजित कर भारत में विलय कर लिया गया था। निज़ाम ने भी 24 फरवरी 1967 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि निज़ाम को हैदराबाद के इस विलय से कोई बहुत पछतावा नहीं हुआ था, और शायद यही वजह थी कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय निज़ाम ने 5,000 किलोग्राम सोना भारत सरकार को युद्ध की सहायता के रूप में दिया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग भी अभी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या जिन्होंने भी अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तजा है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब खैर।